आज हम LLB थर्ड सेमेस्टर के 5वें पेपर के रूप में जो पेपर पढ़ाया जाता है उसकी चर्चा करेंगे। उस पेपर का नाम है ट्रस्ट एंड इक्विटी। ट्रस्ट एंड इक्विटी के पेपर में एक महत्वपूर्ण एक्ट है, उसका नाम है द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 अर्थात भारतीय न्यास अधिनियम 1882। इस अधिनियम को कब से लागू किया गया इसकी जानकारी होनी आवश्यक है। जब भी हम कोई एक्ट पढ़ते हैं तो उसमें 2-3 चीज़ों का जानकारी होना आवश्यक है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण यह होता है कि वह एक्ट कब से लागू हुआ। दूसरी चीज़ है कि उस एक्ट को कहाँ कहाँ लागू किया गया है। तीसरी चीज़, उस एक्ट में महत्वपूर्ण चीज़ों का परिभाषा क्या है, डिफिनीशन क्या है। तो यहाँ पे हम पहली चीज़ यह जानना चाहेंगे और बताना चाहेंगे कि इंडियन ट्रस्ट एक्ट कब से लागू हुआ। इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1 मार्च 1882 से लागू हुआ। यह एक्ट जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के अलावा जहाँ पे लागू नहीं हुआ उसका नाम है अंडमान और निकोबार। यह एक्ट जम्मू कश्मीर राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीपों के सिवाय संपूर्ण भारत पर लागू है। लेकिन इस एक्ट में एक व्यवस्था बनाई गई। व्यवस्था यह बनाई गई कि केंद्रीय सरकार अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट अंडमान और निकोबार द्वीपों पर या उनके किसी भी भाग पर इसका विस्तारण शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय समय पर कर सकेगी। यह व्यवस्था इस एक्ट के लागू करते समय ही बना दी गई। इसलिए हमको यह बताने में कोई गुरेज नहीं है कि इंडियन ट्रस्ट एक्ट जम्मू एंड कश्मीर राज्य के सिवा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पे लागू नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे प्रावधान बना दिए गए हैं कि जिसमें इंडियन ट्रस्ट एक्ट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पे या उसके किसी भाग पे शासकीय राजपत्र के अधिसूचना द्वारा लागू किया जा सकता है। इस एक्ट के सेक्शन 3 में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं डिफिनीशन दी गई हैं, जिसका जानना हम सबके लिए आवश्यक है। बिना डिफिनीशन जाने एक्ट की चर्चा करना उचित नहीं होगा। इस एक्ट में पहली डिफिनीशन आती है ट्रस्ट क्या है, न्यास क्या है। तो ट्रस्ट या न्यास को परिभाषित करने में सेक्शन 3 की भूमिका रही है, जिसके अनुसार यह प्रावधान किया गया है कि संपत्ति के स्वामित्व से उपाबद्ध और दूसरे के या दूसरे और स्वामी के फायदे के लिए स्वामी पर रखे गए और स्वामी द्वारा प्रतिगृहित या उसके द्वारा घोषित और प्रतिगृहित विश्वास से उद्भूत बाध्यता है, जिसे हम ट्रस्ट कहेंगे, न्यास कहेंगे, जो सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 3 में विभिन्न परिभाषाओं को डिफाइन किया गया है, जिसके अंतर्गत दूसरी परिभाषा भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरी परिभाषा को जानना आवश्यक है, जिसकी लिए सेक्शन 3 में ही प्रावधान किए गए हैं। दूसरी परिभाषा है ऑथर ऑफ द ट्रस्ट, अर्थात न्यासकर्ता को कैसे सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है। न्यासकर्ता अर्थात ऑथर ऑफ द ट्रस्ट के लिए सेक्शन 3 में जो परिभाषित की गई है उसमें कहा गया है कि वह व्यक्ति जो विश्वास रखता है या उसे घोषित करता है न्यासकर्ता कहलाता है, अर्थात ऑथर ऑफ द ट्रस्ट कहलाता है। उसके बाद से
नेक्स्ट डिफिनीशन आती है, परिभाषा आती है न्यासी, अर्थात ट्रस्टी किसको कहेंगे, न्यासी किसे कहेंगे? तो वह व्यक्ति जो विश्वास प्रतिगृहित करता है न्यासी कहलाता है, अर्थात ट्रस्टी कहलाता है। इसके बाद हम बेनिफिशियरी की चर्चा करेंगे, हिताधिकारी की चर्चा करेंगे। हिताधिकारी वह व्यक्ति जिसके फायदे के लिए विश्वास प्रतिगृहित किया जाता है, हिताधिकारी कहलाता है। इसके बाद से हम ट्रस्ट प्रॉपर्टी की चर्चा करेंगे, अर्थात न्यास संपत्ति क्या है उसकी चर्चा करेंगे, जो सेक्शन 3 में बताया गया है। न्यास की विषय वस्तु न्यास संपत्ति या न्यास धन कहलाती है। इसके बाद से हम बेनिफिशियल इंटरेस्ट की चर्चा करेंगे, बेनिफिशियल इंटरेस्ट की चर्चा करेंगे, जिसको हम लाभप्रद या फ़ायदाप्रद हित कहते हैं। लाभप्रद या फ़ायदाप्रद हित, हिताधिकारी का फ़ायदाप्रद हित या हित उसका न्यास संपत्ति के स्वामी के रूप में न्यासी के विरुद्ध अधिकार हैं। इसके बाद से हम न्यास का लिखत अर्थात इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट को हम न्यास का लिखत कहते हैं, जिसकी चर्चा किया जाना आवश्यक है, जो सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि वह लिखत यदि कोई हो जिसके द्वारा न्यास घोषित किया जाता है, न्यास का लिखत कहलाती है। तो यहाँ पे हमने सेक्शन 3 में जो विभिन्न परिभाषाएं दी गई हैं उसकी चर्चा हमने किया। इसके बाद से हम चर्चा करेंगे कि न्यासों के सृजन के संबंध में क्या प्रावधान है, अर्थात न्यासों के सृजन के संबंध में जो प्रावधान बनाए गए हैं वो सेक्शन 4 से लेकर के सेक्शन 10 तक बनाए गए हैं। सेक्शन 4 और 10 की चर्चा करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि न्यासों के सृजन के संबंध में क्या प्रावधान किए गए। न्यासों के सृजन के संबंध में जो प्रावधान किए गए हैं, जिसमें ये बताया गया है कि सृजन से अभिप्राय किसी वस्तु की उत्पत्ति अथवा उद्भव से है। ऐसी उत्पत्ति या तो अभिव्यक्त रूप से या फिर अन्व्याश्रित रूप से हो सकती है। न्यासों के सृजन के बारे में यही व्यवस्था है। विभिन्न प्रकार के न्यासों की उत्पत्ति विभिन्न रीतियों से होती है, लेकिन प्रायः प्रत्येक वैध न्यास का सृजन करने के लिए कतिपय अपेक्षाओं का पूरा किया जाना आवश्यक होता है। इसके अभाव में वैध न्यास निर्मित नहीं किया जा सकता है। सेक्शन 4 से लेकर के सेक्शन 10 तक वैध न्यास के सृजन की अपेक्षाओं का उल्लेख किया गया है। हम सेक्शन 4 पे आते हैं, जिसमें लॉफुल पर्पस की बात की गई है, अर्थात विधिपूर्ण उद्देश्य की बात की गई है। सेक्शन 4 बड़ा ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, जिसमें लॉफुल पर्पस की बात की गई है, जिसमें कहा गया है कि न्यास किसी भी विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए सृष्ट किया जा सकेगा, जब तक कि न्यास का उद्देश्य पहला जो विधि द्वारा निषिद्ध नहीं है, या दूसरा जो इस स्वरूप का नहीं है, या कि यदि अनुज्ञात हो तो वह किसी विधि के उपबंधों को विफल कर देगा, या जो कपटपूर्ण नहीं है, या नंबर 4 जो अन्य व्यक्ति के शरीर या संपत्ति को क्षति उसके अंतर्ग्रस्त या विवक्षित नहीं है, या नंबर 5 जो न्यायालय उसे अनैतिक
या लोक नीति के विरुद्ध नहीं समझता है। वह उद्देश्य विधिपूर्ण है। विधिपूर्ण उद्देश्य लॉफुल पर्पस में प्रत्येक न्यास जिसका उद्देश्य विधि विरुद्ध है शून्य है, और जहाँ न्यास दो उद्देश्यों के लिए सृष्ट किया जाता है जिनसे एक विधिपूर्ण और दूसरा विधि विरुद्ध है और दोनों उद्देश्य पृथक नहीं किए जा सकते, तो संपूर्ण न्यास शून्य होगा। तो यहाँ हमने देखा कि सेक्शन 4 में विधि विरुद्ध उद्देश्य की बात की गई है, अर्थात लॉफुल पर्पस की बात की गई है। तो लॉफुल पर्पस और विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए हम सेक्शन 4 को जानना आवश्यक है, जिसकी चर्चा हमने किया। अब हम आते हैं सेक्शन 5 पे। सेक्शन 5 में जो व्यवस्था की गई है उसमें ये कहा गया है कि ट्रस्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अर्थात स्थावर संपत्ति का न्यास या अचल संपत्ति का न्यास। सेक्शन 5 वैध न्यास के सृजन की बाह्य औपचारिकताओं का उल्लेख करती है। यह धारा सेक्शन 6 के प्रावधानों से संबद्ध है, जिसमें कि वैध न्यास के सृजन की आंतरिक औपचारिकताओं का उल्लेख किया गया है। सेक्शन 5 चल और अचल संपत्ति के न्यासों के सृजन के लिए कतिपय शर्तें निरूपित करती है। सेक्शन 5 के अनुसार अचल संपत्ति से संबंधित न्यास का सृजन तभी किया जा सकता है जबकि इसकी घोषणा पहला निर्वसियती लिखत तथा न्यासधारी अथवा न्यासकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित रजिस्टर्ड विलेख द्वारा या न्यासकर्ता अथवा न्यासधारी के इच्छापत्र द्वारा की जाए। तो हमने यह पाया कि सेक्शन 5 में जो ट्रस्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात की गई है उसमें निर्वसिति लिखत, न्यासधारी अथवा न्यासकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित रजिस्टर्ड विलेख द्वारा, न्यासकर्ता अथवा न्यासधारी के इच्छापत्र द्वारा की जाए तभी वह स्थावर संपत्ति का न्यास माना जाएगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट केस आया जिसका उल्लेख करना उचित होगा। उस केस का नाम है कमिश्नर इनकम टैक्स बनाम TAY ट्रस्ट, जो केरल से संबंधित है। तो केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि निर्वसियती लिखत द्वारा घोषित अचल संपत्ति विषयक न्यास की विधि मान्यता के लिए उसका रजिस्ट्रीकरण आवश्यक माना गया है। इसी तरह चल संपत्ति से संबंधित न्यास का सृजन तभी होता है जबकि न्यास की संपत्ति का स्वामित्व न्यासधारी को हस्तांतरित कर दिया जाता है। इस प्रकार अचल संपत्ति के न्यास का सृजन जहाँ केवल घोषणा मात्र से ही हो जाता है, वहाँ चल संपत्ति के न्यास का सृजन केवल संपत्ति के स्वामित्व के हस्तांतरण से ही हो सकता है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट केस है जिसका उल्लेख करना उचित होगा। केस का नाम है इलाहाबाद बैंक लिमिटेड वर्सेस कलकत्ता कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वेस्ट बंगाल के मामले में कहा गया कि चल संपत्ति से संबंधित न्यास का सृजन तब तक नहीं होता जब तक कि न्यास की विषय वस्तु का भौतिक कृत्य द्वारा न्यासधारी को हस्तांतरित नहीं कर दिया जाता। अब हम सेक्शन 6 की चर्चा करेंगे। सेक्शन 6 में क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट की बात की गई है।
न्यास का सृजन कैसे होता है, इसकी चर्चा इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 में सेक्शन 6 में की गई है, जिसमें कहा गया है कि एक वैध न्यास के सृजन के लिए 5 आवश्यक बातों की अपेक्षा की जानी चाहिए। अगर ये 5 बातें हो जाती हैं तब जाकर के न्यास का सृजन होगा, क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट हो जाएगा। पहला, न्यासकर्ता का न्यास निर्मित करने का आशय होना चाहिए। दूसरा, न्यास का उद्देश्य होना चाहिए। तीसरा, हितग्राही होना चाहिए। चौथा, न्यास संपत्ति होनी चाहिए। पांचवा, न्यास संपत्ति का न्यासधारी को हस्तांतरण होना चाहिए। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो फिर सेक्शन 5 लागू नहीं होगा। इसके बाद से एक वैध न्यास के सृजन के लिए नाइट वर्सेस नाइट के मामले में लॉर्ड लैंगडेल ने 3 निश्चितताओं के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसका उल्लेख किया जाना उचित होगा। पहला, शब्दों का आज्ञापक होना। दूसरा, न्यास की विषय वस्तु का निश्चित होना। और तीसरा, उद्देश्यों का निश्चित होना। इस तरह से नाइट वर्सेस नाइट के मामले में लॉर्ड लैंगडेल ने ये 3 बातें कहीं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद से हम आएंगे सेक्शन 7 पे। सेक्शन 7 में हु में क्रिएट ट्रस्ट की बात की जाती है, अर्थात न्यासों का सृजन कौन कर सकता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि न्यासों का सृजन कौन कर सकता है। इसकी चर्चा सेक्शन 7 में की गई है। सेक्शन 7 अर्थात धारा 7 के अनुसार ऐसे व्यक्तियों का उल्लेख करती है जो न्यास का सृजन कर सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि हर कोई व्यक्ति न्यास का सृजन नहीं कर सकता है। न्यास का सृजन केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो संविदा करने के लिए सक्षम है। सेक्शन 7 के अनुसार केवल वही व्यक्ति जो संविदा करने के लिए सक्षम है न्यास का सृजन कर सकता है। संविदा करने के लिए कौन व्यक्ति सक्षम होगा, इसका निर्धारण इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 11 अर्थात धारा 11 में बताया गया है, जिसके अनुसार इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भारतीय संविदा अधिनियम के धारा 11 सेक्शन 11 में जो प्रावधान किए गए हैं उसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो इस विधि के अनुसार जिसके वह अध्ययन है, वयस्कता की आयु का है और जो सुस्थिर चित्त का है और किसी विधि द्वारा जिसके वह अध्ययन है संविदा करने के लिए अनधिकृत है, संविदा करने के लिए सक्षम है। सेक्शन 11 अर्थात धारा 11 वह व्यक्ति जो वयस्कता की आयु प्राप्त कर चुका है एवं स्वस्थ चित्त है संविदा करने के लिए सक्षम माना गया है। वयस्कता की आयु से अभिप्राय ऐसे आयु से है अर्थात 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने से है। इसके बाद से हम साउंड माइंड की चर्चा करेंगे, स्वस्थ चित्त की चर्चा करेंगे, जिसके अनुसार स्वस्थ चित्त से अभिप्राय किसी कार्य की प्रकृति एवं परिणामों को समझने की क्षमता से है। वह व्यक्ति जो प्रायः विकृत चित्त रहता है पर बीच बीच में स्वस्थ चित्त हो जाता है, तो वह अपने स्वस्थ चित्त रहने के दौरान संविदा कर सकता है। लेकिन वह व्यक्ति जो प्रायः स्वस्थ चित्त रहता है वह पर बीच बीच में विकृत चित्त हो जाता है, तो वह अपने विकृत चित्त रहने के दौरान संविदा नहीं कर सकता है।
सेक्शन 11 अर्थात धारा 11 के अंतर्गत किसी पागल व्यक्ति द्वारा की गई संविदा को शून्य माना गया है। अवयस्क व्यक्ति द्वारा न्यास का सृजन, बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्या एक अवयस्क व्यक्ति न्यास का सृजन कर सकता है। तो यहाँ पे जो प्रावधान है, सामान्यतः वयस्क व्यक्ति ही संविदा करने के लिए सक्षम होते हैं। अवयस्क व्यक्ति द्वारा की गई संविदा शून्य होती है। यह कारण है कि अवयस्क द्वारा किया गया संपत्ति का हस्तांतरण भी शून्य होता है। लेकिन इंडियन ट्रस्ट एक्ट के सेक्शन 7B में अर्थात 7B में प्रावधान किया गया है कि अवयस्क को आरंभिक क्षेत्राधिकार वाले प्रधान व्यवहार न्यायालय की अनुमति से न्यास का सृजन करने का अधिकार देता है। ऐसा या तो वह अवयस्क स्वयं या उसकी ओर से अन्य कोई व्यक्ति कर सकता है। अब हम सेक्शन 8 की चर्चा करेंगे, धारा 8 की चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि सब्जेक्ट ऑफ ट्रस्ट क्या होगा, न्यास की विषय वस्तु क्या होगी। इसकी चर्चा हम करेंगे सेक्शन 8 के अंतर्गत अर्थात धारा 8 के अंतर्गत, जिसमें कहा गया है कि न्यास की विषय वस्तु से अभिप्राय न्यास की संपत्ति से है। सेक्शन 4 के अनुसार न्यास की संपत्ति ऐसी होनी चाहिए जो हितग्राही को हस्तांतरित की जा सके। न्यास की विषय वस्तु किसी वर्तमान न्यास का लाभप्रद हित मात्र ही नहीं होना चाहिए। आंग्ल विधि के अंतर्गत यह वर्तमान न्यास का लाभप्रद हित हो सकता है। सेक्शन 8 के उपबंध केवल निजी न्यासों पर लागू होते हैं, शैक्षणिक न्यासों पर लागू नहीं होते। अब हम आएंगे सेक्शन 9 पे। सेक्शन 9 में प्रावधान किया गया हु में बी बेनिफिशियर, हु में बी बेनिफिशरी अर्थात हितग्राही कौन हो सकेगा। संपत्ति धारण करने के लिए समर्थ प्रत्येक व्यक्ति हितग्राही हो सकता है। इस प्रकार यद्यपि अवयस्क द्वारा की गई संविदा शून्य होती है, फिर भी वह किसी संपत्ति का हस्तांतरित हो सकता है। वह विक्रेता एवं बंधकी हो सकता है और इसी कारण एक अवयस्क हितग्राही हो सकता है। तो यहाँ पे हितग्राही कौन हो सकता है उसकी चर्चा की गई। इसके बाद से हम आते हैं सेक्शन 10 पे। सेक्शन 10 में बताया गया है हु में बी ट्रस्टी अर्थात न्यासधारी कौन हो सकेगा। वह प्रत्येक व्यक्ति जो संपत्ति धारण करने के लिए सक्षम है न्यासधारी हो सकेगा। लेकिन यदि न्यासधारी को न्यास का निष्पादन अपने विवेक के आधार पर करना है तो उसके लिए आवश्यक है कि वह संविदा करने के लिए सक्षम हो। अर्थात संविदा अधिनियम 1872 की धारा 11 के अनुसार न्यासधारी बनने वाले व्यक्ति के लिए यह न्यास आवश्यक है कि वह न्यास के लिए घोषित संपत्ति को धारण करने के लिए सक्षम हो। वह न्यास की संपदा के साथ साथ न्यास विलेख में के निर्देशों या हितग्राहियों द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार व्यवहार करने के लिए सक्षम हो। वह किसी भी विधिक या प्राकृतिक अयोग्यता के अधीन नहीं हो। वह व्यापार का ज्ञान एवं निर्णय लेने की क्षमता रखता हो। ऐसा व्यक्ति ही न्यासधारी हो सकता है। फिर भी किसी व्यक्ति को न्यासधारी के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए, यह जानना भी आवश्यक है।
कि किस व्यक्ति को न्यासधारी के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। इस बात का निर्धारण न्यास की प्रकृति के आधार पर किया जाएगा। एक ही व्यक्ति न्यासधारी एवं हितग्राही दोनों हो सकता है। एक ही व्यक्ति न्यासधारी और हितग्राही दोनों हो सकता है। विवाहित स्त्रियां, निगम, विदेशवासी आदि भी न्यासधारी हो सकते हैं, लेकिन समुद्र के पार का अधिवासी, विदेशवासी, शत्रु, हितग्राही के प्रतिकूल हित धारण करने वाला व्यक्ति, दिवालिया व्यक्ति, अवयस्क आदि न्यासधारी नहीं हो सकते। तो जो हमने चर्चा किया कि कौन से लोग न्यासधारी हो सकते हैं और न्यासों के सृजन के लिए क्या व्यवस्था बनाई गई है, तो हमने आज जो चर्चा किया है उसमें सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9, सेक्शन 10 की चर्चा किया है। सेक्शन 4 से लेकर के सेक्शन 10 में न्यासों के सृजन के संबंध में जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट में व्यवस्था बनाई गई है उसकी हमने चर्चा किया है। शेष चर्चा हम अपने अगले व्याख्यान में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।